बीए प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे और इस तथ्य का अनुसंधान करने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी क्यों कहते हैं। देखिए, समाज में राज्य के स्थान के संबंध में या राज्य को लेकर अलग अलग विचारधाराओं में बहुत अधिक मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है। जहाँ एक और आदर्शवादी या आदर्शवाद जैसी कुछ विचारधाराएं भी हैं जो राज्य को सर्वोच्च मानते हुए उसे साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है। यानी ये राज्य को अत्यधिक महत्व देती है और मानती है कि राज्य जो भी करता है वो सब सही करता है और व्यक्ति के हित में यही है कि वो राज्य के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पण कर दे। तो वहीं दूसरी ओर मार्क्सवाद और अराजकतावाद जैसी विचारधाराएं भी है जो ये मानती है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है या राज्य के कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट होती है। मार्क्सवाद राज्य को शोषण का यंत्र मानता है, तो अराजकतावाद का मानना है कि राज्य एक यूजलेस, एक आवश्यकताहीन संगठन या यंत्र है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट होती है, अतः राज्यहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। तो मार्क्सवाद और अराजकतावाद राज्य के को एक नेगेटिव संदर्भ में, एक नकारात्मक स्वरूप में देखते हैं। गांधी जी के विचार भी कुछ इसी तरह से हैं। गांधी जी भी नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, दार्शनिक संदर्भों में राज्य की सत्ता का विरोध करते हैं। राज्य को एक यूजलेस टूल मानते हैं, एक उपयोगहीन यंत्र मानते हैं। इसके पीछे अनेक कारण हैं, कई कारण हैं कि भाई गांधी जी ने राज्य की सत्ता का विरोध क्यों किया। देखिए, पहली कारण है कि दार्शनिक आधार पर गांधी जी ने राज्य की सत्ता का विरोध किया। उनका मानना था कि भाई राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का जो संगठन है वो शक्ति पर आधारित है। इसलिए वो व्यक्ति के बाहरी कार्यों को तो प्रभावित कर सकता है, पर व्यक्ति की आंतरिक जो चेतना है उसको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि आंतरिक चेतना को प्रभावित करने के लिए तो व्यक्ति को प्रेरित करना पड़ेगा। आप उसके बाहरी कार्यकल्पों को तो शक्ति और भय से अपने आज्ञा का पालन करवा सकते हैं, परंतु आंतरिक रूप से आप किसी को परिवर्तित करने के लिए विवश नहीं कर सकते। ये उनके विरोध का एक बड़ा कारण था, क्योंकि उनका मानना था कि भाई राज्य तो एक आत्माहीन यंत्र है। यानी हर व्यक्ति में आत्मा होती है, व्यक्ति में चेतना होती है, व्यक्ति आत्मा युक्त व्यक्तित्व होता है, उसमें आत्मा होती है, उसमें चेतना होती है, उसे सही गलत की परिभाषा आती है, वो नैतिक कार्यों से भी अनुप्रेरित होता है। जबकि जो राज्य है वो तो एक आत्महीन यंत्र है। यानी राज्य की कोई आत्मा तो है नहीं, बल्कि उसका जो स्वरूप है, उसका जो संगठन है वो शक्ति पे कैसे है। भाई सरकार कोई आज्ञा दे, कोई नियम बनाए, हम वो नियम या उस आज्ञा का अनुपालन नहीं करें तो हमें दंड मिलेगा। यानी सरकार और राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति नैतिक रूप से प्रेरित होकर नहीं करता, अपनी अंदर आत्मा से नहीं करता, बल्कि भय से करता है। हम देखते हैं कि भाई सरकार ने कोई नियम बना रखा है, मास्क पहनना है, तो हम जब तक अपनी प्रेरणा से नहीं पहन रहे हो सरकार के कि हम सार्वजनिक रूप से बिना मास्क पहने जाएंगे और सरकार हमें दंड लगा देगी, फाइन लगा देगी, तो उसके आधार पर कर रहे हैं, तो सच्चा परिवर्तन नहीं देख सकता। जबकि राज्य की आज्ञा का पालन तो व्यक्ति केवल दंड और भय से करता है। इसलिए ये राज्य सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का तो व्यक्तित्व होता है, उसमें चेतना है, उसमें आत्मा है, तो वो उसके बाहरी का आपने जैसे ये वही बात होगी कि आप अपने छोटे आपको जबरदस्ती दंड के भय से पढ़ने तो बिठा दिया जाए, तो आप पढ़ने तो बैठ जाओगे, लेकिन आप वास्तविक रूप से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, वो आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। जब आपकी अंतर चेतना चाहेगी, आपका मन चाहेगा, आपका मस्तिष्क चाहेगा, आपकी आत्मा चाहेगी कि आपको अध्ययन करना है, तभी आप अध्ययन करेंगे, तभी आपको याद होगा, तभी आप कोई नई बात सीखेंगे। आपको विवश तो कर सकते हैं अध्ययन किताब लेके बैठने के लिए, पर उस किताब के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तो जब तक आप आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे तो विवश नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सही नहीं है, क्योंकि वो शक्ति पे भय बल से अपने कार्यों और आज्ञाओं को मनवाता है, वो प्रेरित नहीं करता, और उसके भय और शक्ति आधारित होने के कारण ही वो व्यक्ति की आत्मा या व्यक्तित्व को नष्ट करने का कहीं ना कहीं कारक बनता है। तो एक तो इस कारण बना। दूसरा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और राज्य का तो अस्तित्व ही सेना पे
या पुलिस पे है या दंड पे है, इसलिए राज्य का विरोध किया जाना तो उनके लिए स्वाभाविक था। तीसरा है कि गांधी जी राज्य के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र को भी संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि भाई ऊपर से देखने पे तो ऐसा लगता है कि भाई राज्य शोषण को कम करता है, किंतु जब हम व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश करता है, वो मनुष्य जाति को हानि पहुंचाता है। ऐसे कई अनेक उदाहरण हैं जहाँ मनुष्य के संरक्षक के रूप में मनुष्य ने नैतिक रूप से संरक्षक के रूप में कार्य किया है, किंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां राज्य ने मानव कल्याण का कोई काम किया हो। तो ये भी है। और दूसरी बात, राज्य के कार्यों से क्या व्यक्ति का आत्मविश्वास खत्म होता है, उसका जो स्वावलंबन का जो गुण है वो कम होता है। तो कुल मिला के इन सब कारणों के कारण गांधी जी भी मार्क्सवादी या अराजकतावादियों की तरह ही राज्य का विरोध करते थे। क्योंकि फिर एक बार बता दूं क्यों करते थे, क्योंकि गांधी जी अहिंसक थे। राज्य हिंसा पर आधारित है। राज्य अपनी आज्ञा और मान्यताओं को, अपने नियमों को मनवाने के लिए पुलिस बल दंड का सहारा लेता है। उसके कार्यों से व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट होता है, उसमें आत्माहीन यंत्र है। राज्य व्यक्ति के स्वावलंबन और स्वतंत्रता की भावना को नष्ट करता है। तो इन सब कारणों से गांधी जी ने भी अराजकतावादी और मार्क्सवादियों की तरह ही राज्यहीन व्यवस्था का एक स्वप्न देखा, एक खांचा सीखा। लेकिन कुछ मामलों में गांधी जी का विचार मार्क्सवादियों और बाकी अराजकतावादियों से भिन्न भी है। इसी कारण उनको दार्शनिक अराजकतावादी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ एक और जो मार्क्स है वो राज्य को शोषण का यंत्र मानते हुए राज्यहीन समाज की स्थापना के लिए सरवारा वर्ग की खूनी क्रांति का समर्थन करता है। तो वहीं जो अराजकतावादी हैं उसमें कुछ खूनी अराजकतावादी हैं जो वो भी क्रांति के माध्यम से या खून खराबे के माध्यम से राज्य सरकार के खात्मे के पक्ष में। वहीं गांधी जी के विचार इस मामले में टॉल्स्टॉय के नज़दीक है, जो कि एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। गांधी जी राज्य को समाप्त तो करना चाहते हैं, राज्यहीन समाज की बात तो करते हैं, राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम सीमा तक घटाने की बात तो करते हैं, लेकिन कैसे? शांति से, ऐसी तरीके से जिसमें राज्य की उपयोगिता स्वतः ही समाप्त हो जाए, व्यक्ति स्वतः ही आत्मशासित और आंतरिक रूप से नियमों का पालन करने लग जाए, जहां राज्य की उपयोगिता ही समाप्त हो जाए। क्योंकि गांधी जी राज्यहीन या न्यूनतम राज्य की बात करते हैं, पर हिंसा से नहीं, शांति से। इसी कारण उनको दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं। गांधी जी कहते भी हैं कि भाई राज्य केंद्रिक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि व्यक्ति एक आत्मवान प्राणी है। तो राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हिंसा या दंड या भय नहीं होगा तो राज्य की आज्ञा का पालन ही कौन करेगा? और उसकी उत्पत्ति भी हिंसा से हुई है, लड़ाई से, युद्धों से ही हुई है। इसलिए राज्य सही नहीं है। तो लेकिन राज्य की समाप्ति शांति से हो, ऐसे तरीके से हो जिसमें राज्य का कार्यक्षेत्र अपना आप या राज्य की उपयोगिता अपना आप ही घट जाए, और या तो राज्य समाप्त हो जाए या एक न्यूनतम स्थिति में राज्य पहुंच जाए। अब राज्य का विरोध करने के कारण, सैद्धांतिक रूप से राज्य का विरोध करने के कारण ही गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहता है। परंतु राज्य का विरोध करने के संदर्भ में गांधी जी ने उसके जो वैकल्पिक व्यवस्था दी है, वो दो तरह की वैकल्पिक व्यवस्था दी है। पहले उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी है जिसे उन्होंने नाम दिया है राम राज्य, और दूसरी उनका उपादर्श राज्य या अहिंसक समाज। तो गांधी जी ने व्यवस्था दो विकल्प दिए हैं। उन्हें राज्य का विरोध किया क्योंकि वो राज्य हिंसा पे आधारित है, राज्य भय पे आधारित है, राज्य दंड पे आधारित है, उसकी आत्मा नहीं है। तो राज्य का विरोध तो किया, साथ में एक वैकल्पिक व्यवस्था दी। लेकिन उन्होंने इस संबंध में दो तरह के दृष्टिकोण अपनाए, एक आदर्शवादी दृष्टिकोण और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण से उन्होंने पूर्ण राज्यहीन समाज की बात की है, जिसे उन्होंने रामराज का नाम दिया। जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उन्होंने एक ऐसी समाज, एक ऐसी व्यवस्था की बात की है जिसमें राज्य पूर्ण रूप से तो उसका विलोप नहीं होगा, राज्य समाप्त तो नहीं होगा, पर उसका कार्यक्षेत्र इतना न्यूनतम होगा या इतना कम हो जाएगा कि राज्य की उपयोगिता बहुत कम हो जाएगी। न्यूनतम राज्य होगा, यानी राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम हो जाएगा, राज्य ना के बराबर हो जाएगा, जिसे उन्हें उपादर्श राज्य या अहिंसक समाज का नाम दिया है। तो उनकी दो वैकल्पिक व्यवस्था का खाका दिया, दो आदर्श दिए। एक तो अपना आदर्श राज्य जिसे उन्हें राम राज्य नाम दिया है, दूसरा अपना उपादर्श राज्य या अहिंसक राज्य। इन दोनों
जो उन्हें वैकल्पिक मॉडल दिए हैं राज्य के स्थान पर, उस पे हम अपने अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो आज गांधी जी के राज्य के विचारों तक ही हम सीमित रहते हैं। कल इन दोनों विषयों पे कि जो उन्हें विकल्प सुझाया राज्य का, एक तो राम राज्य और दूसरा उपादर्श राज्य, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम राज्य पे गांधी जी के विचारों तक हम केंद्रित रहते हैं। तो गांधी जी ने जो राज्य का विरोध किया है, वो विरोध तो किया ही है, साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि भाई ठीक है, जब तक राज्य समाप्त नहीं हो तो भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, क्योंकि जो राज्य की सत्ता है वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। नहीं, एक ही जगह सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाती है, और जब एक ही जगह शक्ति का केंद्रण हो जाता है तो शक्ति तो भ्रष्ट होगी, क्योंकि शक्ति की तो एक प्रवृत्ति होती है, शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है। और जब असीमित बिना किसी नियंत्रण या कंट्रोल के व्यक्ति को बिना कोई अति असीमित शक्ति दे दे तो वो भ्रष्ट स्वाभाविक रूप से होगी। तो एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, इसके लिए उन्हें ग्राम स्वराज और ऐसी ग्राम व्यवस्था की बात की है जहां ग्राम आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला भाई राज्य हमारी प्रभु सत्ता का अधिकारी नहीं है, क्योंकि समाज में अनेक संगठन है, परिवार भी है, धर्मालय भी है, और भी कई संगठन है जो हमारे मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हम ये कहें कि भाई राज्य एकमात्र संगठन है जो हमारे लिए सब कुछ करता है, तो ये कहना सही नहीं होगा, और वो हमारी आज्ञा पालन का एकमात्र अधिकारी नहीं हो सकता। तीसरा, भाई राज्य समाप्त नहीं होता तो उसका कार्यक्षेत्र न्यूनतम सीमा तक घटा दिया जाए, ये गांधी जी की बात थी। साथ में गांधी जी ने जो पाश्चात्य लोकतांत्रिक मॉडल है, जो लोकतंत्र का पाश्चात्य स्वरूप है, उसकी भी व्यापक आलोचना की है। गांधी जी ने संसदीय लोकतंत्र हुआ, दलीय प्रणाली हुई, या बहुमत का शासन हुआ, इन सभी व्यवस्थाओं की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने संसद को तो बांझ और वेश्या तक कहा है, बहुत कड़े शब्द हैं, संसद ये भी शब्द है, पर गांधी जी ने संसद के लिए बांझ और वेश्या जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा है भाई संसद तो एक बांझ है, क्योंकि जैसे महिला के कोई उत्पादक कार्य नहीं करती, वैसे संसद भी कोई उत्पादक कार्य नहीं करती, और हर 5 वर्ष बाद संसद के स्वामी भी बदल जाते हैं। जैसे तो ये शब्दावली वैसे आपत्तिजनक है और मैं इससे सहमत भी नहीं हूँ, पर गांधी जी ने संसदीय लोकतंत्र के लिए बांझ और वेश्या का शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरा, उन्हें दलीय प्रणाली को भी उचित नहीं माना। उन्होंने कहा दलीय प्रणाली के कारण लोकतंत्र का जो सही अर्थ है वो क्रियान्वित नहीं हो पाता। तीसरा, उन्हें बहुमत के शासन का भी विरोध किया। उन्होंने कहा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो अल्पमत में हो, उसका भी कल्याण हो। व्यवस्था ऐसी न्याययुक्त और समानता पर आधारित होनी चाहिए जिसमें सभी को न्याय मिले, राजा, रंक, जानवर, पक्षी, मनुष्य सब बराबर हो, स्त्री पुरुष किसी का कोई भेद नहीं हो, धनी अमीर सभी को केंद्रित करते हुए नीति बने। तो न्याययुक्त आदर्शयुक्त समाज होना चाहिए, जहाँ राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम हो, जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और जहाँ संसदीय लोकतंत्र जैसी अनुत्पादक संस्थाएं नहीं हो जो कोई भी उत्पादक या कल्याणकारी कार्य नहीं करे। अब मैंने ये भी बताया कि उन्हें राज्य का विरोध करने के साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी दी है, और विकल्प के रूप में उन्हें 2 विकल्प सुझाए। एक तो उनका आदर्श राज्य जो राज्यहीन समाज है, जिसे उन्हें राम राज्य का नाम दिया। दूसरा, उनका उपादर्श राज्य जहाँ राज्य तो होगा पर उसके कार्यक्षेत्र न्यूनतम सीमा तक घटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें उपादर्श राज्य या अहिंसक समाज का नाम दिया। कल के वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के संबंध में आपके जो भी प्रश्न है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।